दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फेमा के बारे में, विच इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको कि इनैक्ट किया गया था 1999 में इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा। और इसको करना जरूरी क्यों था? क्योंकि हमने एलपीजी रिफॉर्म्स किए थे 1991 में, बट स्टिल हमारी जो करेंसी थी, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज था, वो हाईली रेगुलेटेड था थ्रू फेरा। मतलब फेरा के अंडर में कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी हमारे देश में बहुत ज्यादा नहीं आ सकती थी। अगर किसी को ये पाया गया कि उसने फॉरेन करेंसी ज्यादा होल्ड की गई है तो उस पर क्रिमिनल पनिशमेंट तक हो जाती थी। फेमा ने 1999 में आकर इन चीजों को बदल दिया। करेंसी को होल्ड करने को या करेंसी से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं उनके वायलेशन को एक कंपाउंडिंग ऑफेंस बना दिया गया, सिविल ऑफेंस बना दिया गया। तो आज हम जानेंगे कि फेरा से फेमा के बीच में क्या चेंजेस आए, क्यों फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है और क्यों हमें इंडियन इकोनॉमी के लिए यह पता होना चाहिए। दोस्तों मेरा नाम है प्रखर त्रिपाठी एंड वेलकम टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो इंडियन पार्लियामेंट ने 29 दिसंबर 1999 को फेमा को इनैक्ट किया और जो डब्ल्यूटीओ का इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है जिसमें कि ये बोला जाता है कि करेंसी का फ्री ट्रेड होना चाहिए, करेंसी को बहुत ज्यादा रेगुलेट नहीं किया जाना चाहिए, उसको मैच करने के लिए ही डब्ल्यूटीओ के फ्रेमवर्क को मैच करने के लिए ही हम ये एक लोकल लेजिस्लेशन लाए, राइट। इससे क्या किया जाता है, जो फॉरेन करेंसी में जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, उनको रेगुलेट किया जाता है। सिक्योरिटीज में जो ट्रांजैक्शंस हैं, राइट, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व, हमारे देश का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो लिमिटेड है, राइट। अगर अनलिमिटेड होता तो हमें कोई जरूरत नहीं थी फेमा की भी, बट हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो लिमिटेड है। इसलिए हम बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसी हमारे देश से बाहर चली जाए ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए हमें फॉरेक्स को कंट्रोल करके खर्च करना होता है, लिमिट करना होता है, राइट। उसके लिए हमारे पास ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। इसमें प्रोसीजर्स, फॉर्मेलिटीज और डीलिंग्स किस तरीके से आपको फॉरेन एक्सचेंज में करनी है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंडिया में, ये सारा का सारा लिखा हुआ है। इससे रिलेटेड अथॉरिटीज कौन सी है? तो फेमा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉरेन करेंसी एक्सचेंज से रिलेटेड रेगुलेशंस और रूल्स सेट करने की अथॉरिटी देता है। फेमा का जो हेड ऑफिस है वो ईडी दिल्ली, ईडी इज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो ऑफिस है दिल्ली में, वही फेमा का भी हेडक्वार्टर है, राइट, जो कि इसके इंप्लीमेंटेशन को देखता है। फेमा फॉरेन करेंसी से रिलेटेड किसी भी ऑफेंस को सिविल ऑफेंस बनाता है, ठीक है, सिविल ऑफेंस मानता है। फेरा की अगर बात करें तो फेरा उसको एज अ क्रिमिनल ऑफेंस ट्रीट करता था, बट फेमा ने सारे के सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस को सिविल ऑफेंसेस बना दिया। प्राइमरीली फोकसेस ऑन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड पेमेंट्स, राइट। इसके अलावा प्राइमरी गोल क्या है? प्राइमरी गोल है टू इफेक्टिवली यूटिलाइज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, क्योंकि लिमिटेड है, क्योंकि कम है, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व का हमें जो यूटिलाइजेशन करना है वो बहुत ही इफेक्टिवली, एफिशिएंट तरीके से करना है। और कई सारे बैरियर्स लगाता है फेमा, बट फेरा ने जितने बैरियर्स लगा रखे थे उससे काफी कम बैरियर्स हैं इसमें, ये भी हम देखेंगे, राइट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो फेमा मेक्स फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन सिंपलर विच हेल्प्स इन वेरी स्मूथ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, राइट। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए, फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो सके, ज्यादा से ज्यादा तेजी से ट्रांजैक्शंस हो सके, इसके लिए फेमा आया था। इट प्रमोट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। पहले तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड ही नहीं था, बट जैसे ही फेमा आया, फेमा ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में है उसको अलाउ किया। ऑल्दो अभी भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर हमारे यहाँ लिमिट्स है, हमारे यहाँ फुल कन्वर्टिबिलिटी नहीं है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, 60-40 प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं, राइट। तो फेमा ओवरसीज बाय क्रिएटिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। मॉनेटरी स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो फेमा फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू मॉनेटरी स्टेबिलिटी को भी देखता है कि भाई रुपी अगेंस्ट द डॉलर, मेजरली हम डॉलर के अगेंस्ट ही रुपी की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। तो रुपी क्या स्टेबल है? ऐसा तो नहीं है कि रुपी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट होता जा रहा है, क्योंकि अगर रुपी डेप्रिशिएट होता है, रुपी नीचे जाता है, तो हमारे जितने भी इंपोर्ट्स होते हैं ना वो बहुत महंगे हो जाते हैं। जब इंपोर्ट्स महंगे होते हैं, वो चीजें महंगी आएंगी, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन आ सकती है। तो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को भी उसी के हिसाब से मैन्यूवर कराना पड़ता है। आरबीआई से रिलेटेड क्या पावर्स हैं? तो द लॉ गिव्स द आरबीआई द अथॉरिटी टू रेगुलेट कैपिटल मूवमेंट्स, इंश्योरिंग इफेक्टिव यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज, राइट। इसके अलावा फाइनेंशियल क्राइम्स को रोकने के लिए है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए है, राइट। इंटरनेशनल कंप्लायंस, जैसे फेमा हार्मोनाइजेस इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के फ्रेमवर्क को हम फॉलो कर रहे हैं तो ग्लोबल प्रैक्टिसेस को मैच करने की हम कोशिश करते हैं। ऑल्दो कई सारी रिच इकोनॉमीज हैं, वो हमारे ऊपर कई सारे
ऐसे ब्लेम करती हैं हमें कि भाई हम अपनी करेंसी को प्रॉपरली फ्लोट नहीं होने देते, हम करेंसी को मैनेज करते हैं। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि यूएस डॉलर जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, राइट, और हमारी करेंसी उतनी पावरफुल करेंसी अभी नहीं बन पाई है। इस वजह से यूएस डॉलर का जो प्रेशर, हॉट करेंसी है यूएस डॉलर, उसकी जो हीट हमारी करेंसी पर पड़ती है, उसकी वजह से हमारा ट्रेड में बहुत नुकसान होता है, इंपोर्ट हमारे बहुत महंगे हो जाते हैं। इसलिए हमारे आरबीआई जो मेनली इसको कंट्रोल करता है, तो आरबीआई को टाइम टू टाइम डॉलर इन्फ्यूज करना पड़ता है मार्केट में, राइट। तो हम करेंसी को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करते हैं इन चीजों से, जिसको काफी ब्लेम किया जाता है ग्लोबल कम्युनिटी के द्वारा, राइट। इट एस्टैब्लिशेस अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर वेरियस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में कहीं मनी लॉन्ड्रिंग ना हो रही है, कुछ ना हो रहा हो, इन चीजों को भी रेगुलेट करता है फेमा, राइट। फेमा के ट्रांजैक्शंस को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस एंड कैपिटल ट्रांजैक्शंस, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो इमीडिएट ट्रांजैक्शन, जैसे कि हमने गुड्स मंगाए तो पेमेंट हमें करना पड़ेगा यूएस डॉलर में, और हमने अगर गुड्स एक्सपोर्ट किए तो हमारे पास यूएस डॉलर में पेमेंट आएगा, राइट, विच इन्वॉल्व ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड वेरियस पेमेंट्स रिलेटेड टू डेली इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे कि आप ट्रैवल करने जा रहे हो बाहर, राइट, यूएस आप जा रहे हो घूमने के लिए, ठीक है, तो आपको यूएस डॉलर की जरूरत होगी, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। शिक्षा लेने जा रहे हो, एजुकेशन लेने जा रहे हो, हेल्थ केयर के लिए जा रहे हो यूएस, आपको करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, राइट। वहां पर रियल एस्टेट परचेज करना है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग करनी है, या इन्वेस्टमेंट एफडीआई, एफपीआई या एफआईआई करना है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में आता है, राइट। अगर फेमा के हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो 3 लेवल्स पर इसका स्ट्रक्चरिंग है। सबसे ऊपर है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन न्यू दिल्ली ओवरसीज फेमा इंप्लीमेंटेशन अंडर लीडरशिप ऑफ अ डायरेक्टर, राइट। जोनल ऑफिसेस की बात करें तो 5 जोनल ऑफिसेस हैं, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, जालंधर एंड कोलकाता। दे ऑल विल बी हेडेड बाय डेप्यूटी डायरेक्टर, कोऑर्डिनेट enforcement activities regionally, right। सब जोनल ऑफिसेस भी हैं। these offices managed by assistant directors, ऊपर डायरेक्टर है, फिर डेप्यूटी डायरेक्टर एंड देन असिस्टेंट डायरेक्टर्स। they assist in enforcing FEMA regulations at local level within designated areas, जिन एरियाज में जरूरत है, right। प्रोविजंस क्या क्या है? सेक्शन 5 to 8 talks about liberalization, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा हो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोविजंस है 9 to 15 which regulate FDI, foreign direct investment, foreign portfolio investment and FIIs as well, foreign securities as well, right। Authorized monetary exchanges की अगर हम बात करें, section 10, 11 and 28 identify authorized entities like banks, money changers, like कौन से banks हैं जो money changing exchange में involved हैं, right, and foreign exchange transactions। money laundering को लेकर भी provisions हैं, section 3 and 4 they prohibit certain transactions to combat money laundering and protect national security, internal security, right। पेनाल्टी क्या है? 13 to 15 में enforcement mechanisms, penalties for non compliances including fines and imprisonment, right। imprisonment बहुत रेयर केसेस में होता है, हर केस में imprisonment नहीं होता है, हमेशा आपके ऊपर कंपाउंडेबल ऑफेंस आप करोगे, सिविल ऑफेंस करोगे तो फाइन्स ही पोज किए जाएंगे, राइट। ट्रायल एंड अपील के लिए प्रोविजन है सेक्शन 17 to 20। It has a detailed process for handling violations and appeals। बैंक्स का क्या रोल है ये लिखा हुआ है सेक्शन 10 और सेक्शन 10A में, कि बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने में। रेगुलेशन फॉर फॉरेन ट्रांजैक्शन 17 और 18 में दिया गया है कि किस तरीके से हमें फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी मेंटेन करके रखना है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है करेंसी का, उससे रिलेटेड भी सेक्शन 8 और 9 है जो उसको गवर्न करता है कि कितनी लिमिट लगाई गई है, कि किस तरीके से हम लिमिटेशंस लगा सकते हैं करेंसी के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में, राइट। रिपैट्रिएशन ऑफ फॉरेक्स, जैसे कि कई सारे ऐसे एनआरआईज हैं जो कि हमारे यहाँ डिपॉजिट करते हैं, एनआरई, एनआरओ अकाउंट होते हैं, एफसीएनआर डिपॉजिट्स होते हैं, तो फॉरेक्स का रिपैट्रिएशन मतलब फॉरेक्स वापस कैसे जाना है, उसकी क्या लिमिट्स हैं, टैक्स लगाना है नहीं लगाना है, सेक्शन 4 to 6 में दिया हुआ है। पेनाल्टीज क्या है? मॉनेटरी पेनाल्टीज है which are imposed for violations calculated based on transaction amount or a fixed sum, ठीक है। कंपाउंडेबल ऑफेंस है, आप एक पर्टिकुलर पेनाल्टी देकर के, फीस देकर के बच सकते हो। इसके मिटिगेटिंग फैक्टर्स, द एडजुकेटिंग अथॉरिटी डिटरमाइंस पेनाल्टीज टेकिंग इनटू अकाउंट फैक्टर्स सच एज द नेचर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी, राइट। इकोनॉमी पर कोई ना कोई इंपैक्ट होगा तभी आपको सजा मिलेगी इसकी, क्योंकि आप फॉरेक्स रिजर्व को होल्ड नहीं कर सकते हो, राइट। रिपीटेड ऑफेंस में लीड टू इंक्रीज पेनाल्टीज और सब्सिक्वेंट वायलेशंस। मतलब मान लीजिए कि आप बार बार वही ऑफेंस कर रहे हो तो आपको इंप्रिजनमेंट तक हो सकता है, अपने
अपने गुनाह को आप दोहराओगे बार बार तो वो माफ नहीं किया जाएगा. Imprisonment is imposed in serious cases if penalties are not paid within a specified time. Right? Appeals can be made against adjudication orders with options to appeal to higher authorities for review, appeal to a special director or appellate tribunal for foreign exchange, or appeal to the high court. आप हाई कोर्ट में जाकर, एपेलेट ट्रिब्यूनल में जाकर या स्पेशल डायरेक्टर के पास जाकर अपील भी कर सकते हो अगर आपके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है बट आपको लग रहा है कि वो गलत तरीके से लगाई गई है. चैलेंजेस क्या है? कंप्लायंसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, साथ ही साथ इन्फोर्समेंट इश्यूज हैं, जैसे कि इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ FEMA प्रोविजंस इज नॉट पॉसिबल. इंश्योरिंग दैट ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन फॉरेन एक्सचेंज कंप्लाई विद लॉ कैन बी डिफिकल्ट. राइट? क्योंकि काफी बड़ा मैकेनिज्म है. इवॉल्विंग फाइनेंशियल लैंडस्केप, इसकी वजह से जो फाइनेंशियल लैंडस्केप है वो काफी मतलब जो फाइनेंशियल लैंडस्केप है हमारा काफी इवॉल्व हो रहा है. डिजिटल ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं. राइट? ट्रांजैक्शंस बहुत तेजी से हो रहे हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन रैपिड हो गया है. इसकी वजह से FEMA जो है थोड़ा सा रिडंडेंट भी हो गया है. ये एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन भी आज बन चुका है. कंप्लायंस विद FEMA रिक्वायर्ड एक्सटेंसिव पेपर वर्क एंड ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस. और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस आप हमेशा जानते हैं कि दे डिले एनी प्रोसीजर. ठीक है? वो डिले कर देते हैं जस्टिस डिलीवरी को या किसी भी चीज को. तो FEMA एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन भी पोज करता है. बट जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको FEMA के बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है. आज हमारे लिए फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम ग्रो करना चाहते हैं एज अ कंट्री. तो फॉरेक्स रिजर्व को आप अभी भी होल्ड नहीं कर सकते हो, ऑल्दो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है बट कंपाउंडेबल ऑफेंस अभी भी है. ये The Foreign Exchange Management Act, FEMA needs adaptation to address challenges from cryptocurrencies and digital money transactions. Right? उसको कैसे कंट्रोल करेगा, इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे कंट्रोल करेगा, ये भी FEMA में होना चाहिए. साथ ही साथ इसके ऊपर जो ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर है या कंप्लायंसेस बहुत कॉम्प्लेक्स हैं उनको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है और सबको समझाने की जरूरत है ये सारे लेजिस्लेशन. सो दिस वाज आवर डिस्कशन रिगार्डिंग FEMA. आई होप यू enjoyed the discussion and आपको सीखने को मिला. For more such informative videos, do subscribe to the channel. Thank you so much.